वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है टॉम रेडर। ये एक एडवेंचर मूवी होने वाली है जिसमें हम एक जंगल की सैर करने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जापान की पहली रानी जादूगरनी जिसका नाम हिमिको होता है उसके बारे में बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास जीवन को अमर बनाने की शक्ति थी और उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वो लोगों को छू कर उन्हें मार सकती थी और इन शक्तियों का वो काफ़ी बुरा इस्तेमाल करने लगी थी। इसलिए उसकी प्रजा के लोगों ने उसे डेविल सी के रहस्यमय आइलैंड में हमेशा के लिए दफना दिया ताकि वो अपनी शक्तियों का और इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन कई सालों बाद कई खोजकर्ताओं को रानी की शक्तियों के बारे में पता लगा और उनमें से एक थे रिचर्ड। उनकी टीम रिचर्ड सबसे पहले उस रानी को ढूंढना चाहते थे और उन्हें इस खोज में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी कि उन्होंने अपनी 8 साल की छोटी बेटी लारा को अकेले पीछे छोड़ दिया। और इसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जिसमें हमें लारा दिखाई जाती है जिसे बॉक्सिंग करना काफ़ी पसंद होता है। वो उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद कोच उसे बताते हैं कि तुम्हारी फ़ीस अभी तक नहीं है, उसे जल्द से जल्द सबमिट करवा दो। यहाँ हम देखते हैं कि लारा अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो लारा के पास बहुत सारा पैसा है, वो काफ़ी रईस है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके डैड की मौत हो चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि लारा के डैड रिचर्ड उस खोज के बाद कभी घर वापस नहीं आए और गवर्नमेंट ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। रिचर्ड की बिजनेस पार्टनर एना लारा से काफ़ी बार बोलती है कि उस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो ताकि वो सभी चीज़ों की मालिक बन सके, लेकिन लारा को अभी भी लगता है कि उसके डैड वापस आएंगे, इसलिए वो उन पर साइन नहीं करती। लेकिन थोड़ी दिन बाद एना बताती है कि अगर तुमने इन पेपर पर साइन नहीं किया तो ये सारी विरासत, सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी और दूसरे को चली जाएगी। तभी लारा को एक और चीज़ पता चलती है कि उसके साथ बैठे हुए इंसान उसके पापा के कलीग हैं। वो उसे एक जापानीज़ पज़ल देते हैं जो कि उसके डैड ने उसके लिए छोड़ दिया था। लारा काफ़ी होशियार होती है, वो उस पज़ल को सुलझा लेती है और उसे एक पहेली मिलती है जिसे वो हल कर लेती है। वो पहेली उसके डैड के ग्रेव यानी कि कब्रिस्तान को इशारा कर रही थी। लारा बिना पेपर पर साइन किए वहाँ से निकल जाती है और वो अपने डैड की कब्र पर जाती है। वहाँ वो उस पहेली को दोबारा पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि माई फाइनल डेस्टिनेशन। तभी लारा रिचर्ड के नाम की फर्स्ट लेटर को दबाती है और वहाँ से की होल बाहर निकलता है। वो उसमें चाबी लगाती है और तभी दोस्तों उसके एक साइड से दरवाज़ा खुलता है और जब लारा उसके अंदर जाती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो समझ जाती है कि उसके डैड बहुत बड़े खोज करता थे। जब वो नीचे जाती है तो उसे वहाँ हज़ारों एंशिएंट चीज़ें रखी हुई मिलती है, इसमें कुछ बेशकीमती मूर्तियाँ भी शामिल होती है। तभी वहाँ उसे एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ मिलता है। वो उसे ऑन करती है तो उसमें उसके डैड का छोड़ा हुआ आखिरी संदेश मिलता है। इसमें वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी माँ की मौत का सदमा झेल नहीं पाया, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं उन्हें स्पिरिचुअल तरीके से वापस ले आऊँगा। और तभी मुझे हिमिको यानी कि वो जापानीज़ रानी के बारे में पता चला और मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। लास्ट में वो बोलते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम्हें ये सारी चीज़ें, ये सारे दस्तावेज़ नष्ट करने होंगे जो कि हिमिको के बारे में होते हैं, वरना अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में लग गए तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाएगा। लेकिन लारा उनकी बातों को नहीं मानती। वो वहाँ रखे हुए सारे पेपर्स को पढ़ने लगती है जिसमें हिमिको के बारे में जानकारी होती है। वो सारी चीज़ों को समझ लेती है और तभी उसे एक और पेपर दिखता है जिसमें एक बोट बनी होती है। तो लारा समझ जाती है कि उसके डैड इसी बोट से हिमिको की खोज में निकले होंगे और उसे वो ढूंढनी होगी और उसमें बैठ के दोबारा से यामाताई आइलैंड जाना होगा। लेकिन इस बोट का रेंट करीब $20,000 होता है। इतने पैसे लारा के पास नहीं थे, इसलिए वो अपनी एक लॉकेट को गिरवी रख देती है और उसके बदले में पैसे ले लेती है। वो उस जहाज़ की खोज में जापान निकल पड़ती है और जब वो उस जगह पहुंचती है तो वहाँ उसका सामना कुछ लड़कों से होता है जो कि उसका बैग छीन के वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। लेकिन लारा अपनी बॉक्सिंग के तकनीकों से उन्हें गिरा देती है और उनसे अपना बैग छीन लेती है। फिर उसके बाद उसे वो जहाज़ मिल जाता है जिसकी मदद से उसके डैड यामाताई आइलैंड गए थे। वो उस जहाज़ के मालिक के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उस जहाज़ का ओनर के डैड भी रिचर्ड के साथ उस आइलैंड पे गए थे, लेकिन वो भी आज तक नहीं लौटे। अब ये जहाज़ उनका बेटा चलाता है। लारा उसे बोलती है कि हम दोनों को अपने डैड को ढूंढ सकते हैं अगर तुम मेरा साथ दो, उस आइलैंड पे चलो। मुझे उस आइलैंड का रास्ता पता है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, अगर हम वहाँ गए तो हम दोनों की मौत हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद लारा उससे बोलती है कि मैं इसके बदले तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दूंगी। तो फिर वो आदमी मान जाता है क्योंकि वो भी पूरी तरह से कर्ज में डूबा होता है और उसे पैसों की खास ज़रूरत होती है। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं यामाताई आइलैंड की तरफ। लारा सफ़र में अपने डैड के रखे हुए सारे पज़ल को सुलझाने लगती है और उन पेपर्स में उसे एक और बात पता चलती है
कि एक और ग्रुप था जो कि इस खोज में निकला हुआ था, जिनका नाम था ट्रिनिटी, और वो उन शक्तियों को एक हथियार की तरह यूज़ करना चाहते थे जिससे कि वो सारे देशों पर कब्जा कर सके। इसके बाद लारा की आंख लग जाती है और वो सपने में अपने डैड के साथ बैठी हुई होती है और सारे यादगार पल उसे याद आने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जहाज़ ही काफ़ी हिलने के कारण उसकी आंख खुल जाती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आ रही होती है। और फिर वो आदमी उससे बोलता है कि ये ऊंची और ख़तरनाक लहरें इस चीज़ का सबूत है कि हम यामाताई आइलैंड के करीब आ गए हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही वो लहरें जहाज़ के परखच्चे उड़ा देती है और तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस जहाज़ से कूदना पड़ेगा वरना हम मारे जाएंगे। लारा अपने डैड के सारे खोज के पेपर को इकट्ठा करती है, लेकिन तभी एक लहर उससे टकरा जाती है और वो जल्दी से जहाज़ के दूर होकर छलांग मार लेती है और फाइनली दोस्तों वो इस आइलैंड तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी कोई उसे मार कर बेहोश कर देता है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो ट्रिनिटी ग्रुप के लीडर वॉगल के कब्ज़े में होती है और वो बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को इस खोज के चक्कर में उन्हें जान से मार दिया। ये सुन के लारा काफ़ी उदास हो जाती है और इसके बाद वो अपना बैग चेक करती है और तभी उसे वॉगल के हाथ में एक बुक दिखती है। वो बुक वही होती है जिसमें रिचर्ड ने हिमिको के गेट के बारे में, दरवाजे के बारे में रास्ता बताया होता है। अब वो किताब वॉगल के कब्ज़े में होती है तो वो लारा से कहता है कि मैं अब उस एंट्रेंस की खोज कर लूँगा और तुम मेरी मदद करोगी। तुम मजदूरी के साथ साथ काम करो। और इसके बाद जब लारा बाहर जाती है तो देखती है कि उस जहाज़ का मालिक जिसके साथ वो यहाँ पर आई थी वो भी अब इनके कब्ज़े में है, जिसका नाम होता है लोरेन। अब इन दोनों को वहाँ काफ़ी मजदूरी कराई जाती है और ये यहाँ पर ये लोग इस पूरे आइलैंड की खुदाई कर रहे होते हैं ताकि वो उस रानी की कब्र को खोज सके। और फिर थोड़ी देर में वॉगल आता है और सबसे कहता है कि मुझे रास्ता मिल गया है, अब हमें यहाँ से कैंप शिफ्ट करना होगा। और ये सुन के उसके सारे लोग मजदूरी का सामान उठाने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लॉरेन लारा से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी लॉरेन वहाँ वॉगल के आदमी को एक कुल्हाड़ी से मारती है और वहाँ से दोनों भागना चालू कर देते हैं। ये देख के वहाँ उसके आदमी उस पर गोली चलाने लगते हैं। सो लारा तो यहाँ से दोस्तों किसी तरह से बचकर भाग जाती है, लेकिन लॉरेन फिर से वॉगल के कब्ज़े में आ जाता है। इसके बाद हम लारा को देखते हैं जो कि भागते भागते एक नदी में कूद जाती है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो नदी का बहाव इतनी तेज़ होता है कि वो उसमें बहने लगती है और लास्ट में एक झरने की तरफ जाकर रुक जाती है। लेकिन तभी वो वहाँ डंडे को पकड़ती है। जब वो ऊपर चढ़ती है तो वो एक काफ़ी बड़ा जहाज़ होता है जो कि यहाँ पर क्रैश हो गया था और यहाँ पर दोस्तों ये जहाज़ अटका हुआ था जिसके ऊपर वो चढ़ जाती है और बचने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लारा की किस्मत ख़राब होती है। वो प्लेन बीच से टूटने लगता है और लारा गिरने वाली होती है। लेकिन तभी लारा की नज़र प्लेन में रखे एक पैराशूट पर पड़ती है जिसे वो निकाल के वहाँ से कूद जाती है। वो पैराशूट काफ़ी खस्ता हालत में होता है, इसलिए ज़्यादा दूर तक वो उड़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी लारा किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है और जंगल में जाकर गिर जाती है। थोड़ा आगे चलने पर उसे वही समुंदर का किनारा दिखता है जहाँ से वो यहाँ पर आई थी, लेकिन अब उसकी बोट भी टूट चुकी है, इसलिए वो वापस कोई रास्ता नहीं है उसे घर जाने का। अब दोस्तों यहाँ पर रात हो चुकी है और लारा वहीं पर लेटी होती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कि उसे मारने लगता है, लेकिन लारा उसे किसी तरह से हरा देती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो एक चट्टान के ऊपर गुफा में जाती है जहाँ उसे वही आदमी दिखता है जो कि आग जला रहा था। पहले तो वो अंदर जाने से काफ़ी डरती है, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जब वो उस आदमी को गौर से देखती है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके डैड रिचर्ड होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उनसे बोलती है कि डैड ये मैं हूँ लारा रिचर्ड। उससे तो पहले वो देखकर विश्वास नहीं करते, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि ये मेरी बेटी है और वो उनसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई, यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। इसके बाद रिचर्ड लारा की चोट पर मरहम पट्टी करते हैं और अगली सुबह वो दोनों बाहर बैठे रहते हैं। लारा उसे बताती है कि वो बुक जिसमें आपने हिमुको के एंट्रेंस के बारे में लिखा था वो उन लोगों के हाथ लग गई है। ये सुन के वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और काफ़ी उसे सुनाते हैं। उसके डैड उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि सारी चीज़ों को नष्ट कर देना, लेकिन तुमने नहीं करा, अब इसकी वजह से हज़ारों लोग की जान खतरे में आ सकती है। ये सुन के लारा बोलती है कि हमें उन्हें रोकना पड़े, लेकिन रिचर्ड उसे मना करते हैं और बोलते हैं कि अब मैं वो इंसान नहीं रहा जिसमें पहली जैसी ताकत है। लेकिन लारा नहीं मानती और वो वहाँ से एक धनुष लेके निकल पड़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वॉगल ने हिमुको का एंट्रेंस खोज निकाला है और ये देखकर उन पर वो हमला शुरू कर देती है। फिर वो लॉरेन और वहाँ पे काम करने वाले सभी आदमी को बचा लेती है और वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि रिचर्ड भी अब उस एंट्रेंस की तरफ पहुँच गया है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने इसे खोजने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अब इस दरवाजे पर एक पहेली बनी होती है और जब तक इस पहेली को सुलझाया ना जाए ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा।
रिचर्ड यहाँ पर उस दरवाजे को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे वॉगल आ जाता है और उसे मारने लगता है। वो उसे बोलता है कि ये खोलो, लेकिन रिचर्ड कहता है कि ये टॉम खुल गया तो सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी वहाँ पर लारा आ जाती है और उसके साथ खड़े आदमी को मार देती है। तभी वॉगल अपनी बंदूक रिचर्ड के ऊपर तान देता है और बोलता है कि ये दरवाज़ा खोलो। दोस्तों, लारा अपने डैड को ऐसे मरते हुए देख नहीं सकती थी, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। वो पहेली उसी तरह से होती है जो कि उसके डैड ने खिलौना उसे दिया था, और वो पहेली उसे एग्जैक्टली मैच करती थी। उसने उसे खोल रखा था, इसलिए लारा उसकी मदद से इस एंट्रेंस को खोलने में कामयाब हो जाती है और अंत में वो गेट खुल जाता है। जैसे ही वो गेट खुलता है, उसकी दीवार नीचे गिर जाती है। बेसिकली दोस्तों, ये एक गुफा होती है और अब फाइनली ये लोग हिमुको के टॉम से एक कदम दूर हैं। इसके बाद ये सारे लोग अंदर जाते हैं, लेकिन जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो इस जगह पर हर जगह जाल बिछाया होता है ताकि लोग आसानी से आगे ना बढ़ सके। तभी वॉगल का आदमी का पैर एक जाल पे पड़ जाता है और उसकी वहीं खड़े खड़े मौत हो जाती है। इन लोगों की नज़र एक खाई पे पड़ती है जहाँ पे लाखों कंकाल पड़े होते हैं। इन सभी को रानी ने मारा था और ये देख के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब वो लोग उस खाई को सीढ़ी की मदद से किसी तरह पार कर लेते हैं। उन्हें आगे जाने पर दीवारों पे लिखी पहेली मिलती है और कुछ पेंटिंग दिखती है, लेकिन तभी इनके साथी का पैर एक बॉक्स पे पड़ जाता है और ये रास्ता लॉक हो जाता है। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना चालू हो जाती है और सभी लोग गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों सभी लोग अपनी जान बचाते हैं और ये लोग देखते हैं कि उस तहखाने के दोनों दरवाजे सील हो गए हैं, जिससे सारे लोग वहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन लारा को वहाँ एक पहेली दिखती है जिसमें एक चाबी लगानी होती है, तभी दरवाज़ा खुलेगा। सभी लोग अपने पास से उसकी अलग अलग कलर की उसे चाबियाँ देना चालू करते हैं, लेकिन कोई भी चाबी काम नहीं करती है। और फिर लारा अपना दिमाग यूज़ करती है और उसे एक पहेली याद आती है कि वो पहेली होती है कि मौत की रानी दिन को भी रात कर सकती है और उसे मरना होगा ज़िंदगी को वापस लाने के लिए। लारा को याद आता है कि ये चाबी का कलर ग्रीन होना चाहिए क्योंकि कलर ऑफ लाइफ ग्रीन होता है। इसलिए लारा पहले येलो कलर की चाबी उसमें लगाती है और फिर ब्लू कलर की चाबी लगाती है, जिससे कि ग्रीन कलर की लाइट बन जाती है और लारा उस गेट को फाइनली खोल लेती है अपनी समझदारी से। और जब ये लोग फाइनली अंदर पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ पर हिमिको का मकबरा दिखता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और विशाल होता है। वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। जब ये लोग उसके अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें दीवारों पर रखे काफ़ी सारे मिट्टी के खिलौने होते हैं, जिसे देखने के बाद रिचर्ड सबको बताता है कि ये हिमुको की आर्मी है जिसे लोगों ने खिलौना बना के यहाँ पर रख दिया है। इन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी ताकि रानी को यहाँ पर कैद करके रखा जा सके। अब थोड़ा दूर चलने पर उन्हें उनकी मंजिल मिल जाती है और हिमुको का कॉफिन के पास वो लोग पहुँच जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। जब वॉगल के दो आदमी उसे खोलते हैं तो उसमें हिमुको लेटी होती है और जो कि एक साधारण सी इंसान होती है, लेकिन तभी बाहर के वातावरण में आते ही उसके शरीर एक कंकाल में बदलने लगता है और लारा उस पेंटिंग को देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि रानी दुनिया को बचाना चाहती थी। वो यहाँ खुद आई थी, उसे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं लाया गया था। उसने अपनी जान दी थी ताकि पूरी दुनिया को बचाया जा सके। तभी वॉगल के आदमी रानी की बॉडी को ले जाने लगते हैं और लारा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानते। वो उसे छू देते हैं और तभी दोस्तों हमें रानी की सच्चाई पता चलती है। जापान की रानी को कोई काला जादू नहीं आता था, बल्कि उसे एक भयंकर और जानलेवा बीमारी थी जिसे अगर कोई उसे छू दे तो उसकी वहीं मौत हो जाती थी। उसे गांव वालों ने यहाँ नहीं बल्कि उसने अपने आप को खुद यहाँ पर कुर्बानी दी थी ताकि वो लोगों को बचा सके। और जैसे ही यहाँ पर वो आदमी उसकी बॉडी छूता है वो सड़ने लग जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी सड़ने लग जाती है और वहीं मौत हो जाती है। रिचर्ड वॉगल से कहता है कि अगर तुम इसे बाहर ले गए तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, लेकिन वॉगल उसकी एक बात नहीं मानता। वो डिसाइड करता है कि वो उसकी एक उंगली को अपने साथ ले जाएगा और फिर वो बड़ी होशियारी से उस रानी की एक उंगली को बिना छुए काट लेता है और एक पन्नी में रख लेता है। वो जैसे ही उस उंगली को अपने पास रख रहा होता है, लारा बड़ी चालाकी से उस पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में झड़प होना चालू हो जाती है। सो गाइस, लारा किसी तरह से इस गुफा से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे वॉगल का आदमी भी होता है और इधर दोस्तों रिचर्ड और वॉगल के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है। वॉगल का एक आदमी रिचर्ड पर हमला कर देता है जो कि इन्फेक्टेड होता है, जिसकी वजह से रिचर्ड भी इन्फेक्टेड हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वॉगल यहाँ से भागना चालू कर देता है और इधर बड़ी चालाकी से लारा वॉगल के आदमी को एक जाल में फंसा के मार देती है। जब उसे मारने के बाद वापस रिचर्ड के पास आती है, अपने डैड के पास आती है, तो वो उसे बोलते हैं कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद लारा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। रिचर्ड बोलते हैं कि अगर मैं बाहर गया तो सभी लोग मेरी वजह से मारा जाएंगे, तुम्हें यहाँ मुझे छोड़कर जाना होगा ताकि मैं इस जगह को पूरी तरह से धमाके से उड़ा सकूँ। अब लारा उन्हें छोड़कर वापस वॉगल को पकड़ने जाती है ताकि वो उंगली लेके बाहर ना जा सके।
लारा अब गेट की तरफ पहुंच जाती है और वहां उसे वॉगल मिल जाता है जो वहां से भाग रहा होता है। लारा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी और इसी बीच भिड़ंत हो जाती है। लारा उसे काफ़ी मारती है लेकिन इसी बीच वॉगल उसे ज़ख्मी कर देता है। लेकिन अंत में वो लारा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी दोस्तों रिचर्ड उस पूरी गुफा को उड़ा देता है और इसी का फ़ायदा उठाकर लारा वॉगल को ज़ख्मी कर देती है और उसे एकदम किनारे, खाई के किनारे ले जाती है। इसके बाद उसका जो पॉकेट में वो जो उंगली रखी थी वो उसी के मुंह में डाल देती है और वो इन्फेक्शन फैलना चालू हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों वॉगल भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो उसे ढकेल देती है जिससे कि वो सारे कंकाल के बीच में जाके मर जाता है। लेकिन तभी वो गुफा गिरने वाली होती है, लेकिन लारा भागकर एक रस्सी पकड़ लेती है और उस रस्सी को ऊपर लॉरेन ने भी पकड़ रखी होती है और फिर लारा उसके सहारे ऊपर पहुंच जाती है और जिंदा बच जाती है। लेकिन अब ये लोग यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और यहाँ पर तभी करिश्मा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि वॉगल ने मंगवाया था, जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सके, लेकिन अब तो वो ज़िंदा नहीं है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये लोग हेलीकॉप्टर के पायलट को डराते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकालो और यहाँ पर सभी लोग की जान बच जाती है। सभी लोग उस हेलीकॉप्टर से वापस अपने घर पहुँच पाते हैं। बाद लारा फाइनली लंदन पहुँच जाती है। वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है और अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर देती है और उसके बाद वो उन कंपनीज़ के नाम को चेक करती है जिसको उसके डैड ने खरीद रखा था। उसे पता चलता है कि ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि एंशियंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके इंसानों को अपने वश में रखना चाहती है और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि उसके डैड की बिजनेस पार्टनर एना चलाती है और उसी ने वॉगल को ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए। वहीं सब के पीछे है दोस्तों। और अब उसने पावर ऑफ अटर्नी भी अपने पास ले लिया है लारा से साइन करवा के। जी हाँ, जो पेपर पे उसने साइन करवाया था वो पावर ऑफ अटर्नी के पेपर थे और अब उसके साइन करवा के उसने सारी प्रॉपर्टी, सारी पावर्स अपने नाम कर ली है। और ये सब जानने के बाद लारा एना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का निर्णय लेती है और उसी दुकान पर जाती है जहाँ पे उसने अपनी लॉकेट बेची थी। वो वहाँ पे अपनी लॉकेट के बदले लेती है ताकि वो आगे की कहानी को पूरा कर सके। वेल यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।